हेलो वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको विज्ञान और जीके के लिए शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं ताकि आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 मिनटों में क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न का गहराई से सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, कब हुआ था? बंगाल का विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। किसके समय में हुआ था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। अगर पूछ लेता कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, लागू का डेट बता दो, तो लागू का डेट क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905। ये बंगाल विभाजन इस दिन क्या हुआ था? लागू हुआ था। और हो कब गया था? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। अच्छा, और लॉर्ड डलहौजी, इससे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। यह जो था हड़प्पा नीति, कहेगा कि हड़प्पा नीति को कौन लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। और गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा को भी कौन लाया था? तो कौन लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। और हड़प्पा की नीति के तहत अंग्रेजों ने पहला राज, पूछेगा कौन हड़प्पा था? तो सतारा आपको याद रख लेना है। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब कहाँ हो जाएगा? नागपुर, ये सब महाराष्ट्र में है, जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो इसी सतारा को अंग्रेजों द्वारा पहले हड़पा गया था हड़प्पा की नीति के तहत। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट। हाँ, यहाँ थोड़ा सा लॉर्ड क्लाइव के बारे में लेकिन जान लेते हैं आगे क्वेश्चन जानने से पहले। इसके समय में 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी का युद्ध में दोस्तों आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का आंसर लिख दो कि बिहार का नवाब उस समय कौन था पलासी का युद्ध में। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीता था। कौन जीता था इस युद्ध में? पलासी के युद्ध में कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव जीता। और बिहार का नवाब हारा, उसका नाम आप लोग फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, झाड़ी में। हाँ, पलामू टाइगर रिजर्व। और हजारीबाग, ये दोनों कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। सिमलीपाल सिमलीपाल कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। नंदनकानन उड़ीसा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? ये बिहार में है, पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? पूर्वी या पश्चिमी चंपारण में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये कहाँ पर है? बिहार में है। आपको ये बात याद रख लेना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कान्हा कहाँ है? कान्हा टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है NaCl। यह है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड का यह सूत्र है। हाँ, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। अच्छा, फिर हो जाएगा KNO3, ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। NaNO3, ये हो जाएगा Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NaNO3 हो जाएगा। हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है? चलिए हम थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो नेपाल का सीमा का साझा नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर में उनमें किसी भी नक्शा के ऊपर में उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। इधर दक्षिणी होता है। तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? उत्तर में नेपाल न है। तो नेपाल से देखते हैं कौन कौन हो जाएगा।
तो नेपाल से सटल कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी देख रहे हो, ये सब नेपाल से हटा हुआ है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, 3 हुआ, शिवहर नहीं 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। तो यही 7 जिला ऐसा है जो नेपाल से सटा हुआ नहीं है। आपने इस मैप में बढ़िया तरीका से देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो यहाँ पर अब मिलाइए कि इनमें से आपका कौन नहीं था। तो यहाँ से आप देख लीजिए, सीतामढ़ी था, मधुबनी था, सुपौल था, गोपालगंज नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, छक्का पंजा मारना। छक्का पंजा मारना व्याकरण का प्रश्न आ गया। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो छक्का पंजा मारना का अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्यों को सिद्ध करना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद होता है, अच्छा लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99 पर उपलब्ध हो जाता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। तो हम लोग बढ़े फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण, तो अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बता दो आप कि अन्वेषण में कौन सा संधि है। तो अन्वेषण में जो संधि है आपका गुण संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि है। तो गुण संधि का मैं आपको पहचान बताता हूँ। आज के बाद आपका गुण संधि से प्रश्न गलती हो गया तो वीडियो को जितना बार होगा डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से सुनिए। चलिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गुण संधि। तो जब भी आपको आधा य दिखे, क्या दिखे, आधा य दिखे, तो यह जो है यह बदल जाता है हर्षिकार में। किस में बदल जाता है, तो यह बदल जाता है हर्षिकार में। अगर आधा वह दिखे, आधा आपको क्या दिखे, वह देखे, तो आधा वह बदल जाता है हर्षुकार में। किस में बदल जाता है, हर्षुकार में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधा वह दिख रहा है ना, न व। तो आधा न किस में बदल जाएगा, तो आधा वह यहाँ देख लीजिए, जब भी वह दिख गया तो यह हर्षुकार में बदलेगा। तो यानी कि अन्वेषण से क्या हो जाएगा, अनु हर्षुकार न हो जाएगा। तो अनु वाला खोजिए, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो अनु जोड़ वेसन नहीं, अनु जोड़ एसन। तो यहाँ देखिए कहाँ दिख रहा है, तो हाँ, अनु जोड़ एसन। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसी प्रकार रहेगा अत्याचार। अत्याचार। तो अत्या में देखिए आधा क्या है, आधा य है। तो य बदलता है गुण संधि में हर्षिकार में। य किस में बदल जाता है, य बदल जाता है हर्षिकार में। और याद रखना वह बदल जाता है हर्षुकार में। तो आधा किस में, गुण संधि में। तो अत्याचार में य किस में बदलेगा, हर्षिकार में। तो अति क्या हो जाएगा, अति जोड़ आचार हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक। अगर उसी प्रकार आपसे मैं पूछूं कि व्याकरण का बता दो, तो व्याकरण का क्या हो जाएगा, तो व्याकरण का संधि विच्छेद अगर आप कीजिएगा तो वह बदल जाता है किस में, वह बदल जाता है हर्षुकार में। किस में बदल जाता है, तो हर्षुकार में। वी जोड़ आकरण हो जाएगा, व्याकरण। फिर स्वागत का बता दो, स्वागत का यहाँ देखिए वह बदल जाता है किसमें, हर्षुकार में। तो सु हो जाता है, सु जोड़ आगत हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप गुण संधि से क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना है। तो हम लोग फिलहाल क्या करें, बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए भैया, अगला प्रश्न, फहियान किसके समय भारत आया था। तो चीनी यात्री था। फहियान कहाँ का यात्री था, यह चीनी यात्री था, ये बात याद रख लेना है। और फहियान का बुक का नाम याद रख लेना है, इसका किताब का नाम कई बार पूछा जाता है। इसका किताब का नाम है फोक्यूकी। क्या नाम है, फोक्यूकी नामक किताब का नाम किसका है, फहियान का है। तो फहियान किसके दरबार में, चीनी यात्री फहियान यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो कौन आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और
अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो यूनानी राजदूत कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम पूछेगा क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका इनके पुस्तक का नाम है। और हाँ, आगे हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में भी जान लेते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं? हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी पूछेगा कहाँ बनाया था? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। कहाँ बनाया था? कन्नौज बनाया था। कन्नौज अपनी राजधानी बनाया था। इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में कहेगा कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन हुएनसांग कौन आया था? हुएनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। आपको ये बात याद रख लेना है। और हुएनसांग का किताब का नाम है सीयूकी। सीयूकी नामक बुक कहेगा किसका है? तो ये बुक किसका है? हुएनसांग का है। और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर कहेगा कौन हराया था? ये बता दो कि इसको नर्मदा नदी के तट पर कौन हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराने वाला व्यक्ति था पुलकेशिन सेकेंड। कौन था? पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड। आप लोग बताओ कि पुलकेशिन सेकेंड का कौन सा अभिलेख है? पुलकेशिन सेकेंड का कौन सा अभिलेख है? फटाफट आप इस बात का आंसर कमेंट में लिख डालो। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि जी का मान कितना होता है? तो जी का मान कितना होता है? तो जी का जो मान आपका होता है 6 × 67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था। तो चलिए अब मैं जी के मान के बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ। आपको मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ इस जगह पे। और जगह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसलिए छोड़ा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि जी का मान के बारे में। जी का मान अगर दोस्तों अगर सर्वाधिक पूछे कि जी का मान तो जी का मान अगर सबसे अधिक पूछे, सर्वाधिक पूछे कहाँ होता है? तो जी का मान जो सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक जी का मान होता है। फिर पूछेगा कि जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? जी का मान न्यूनतम, कम मतलब क्या? न्यूनतम कहाँ होता है? तो जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को ही हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो न्यूनतम मान यहीं पर होता है। और जी का मान अगर कहेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? जी का मान पृथ्वी का केंद्र पर बता दो कि पृथ्वी का केंद्र पर, इस क्वेश्चन को बता दो तो मैं समझूँ आपका क्या नॉलेज है। पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान पृथ्वी का केंद्र पर बच्चों शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का जो काजी नियुक्त किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता इसी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? इसके दरबार में आया था। यह इब्न बतूता जो है अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। और इसका किताब का नाम, इब्न बतूता का पुस्तक का नाम आपको याद रख लेना है। इसका पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। जिससे हमको मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी प्राप्त होती है। ये बात आपको याद रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या कहते हैं? सनकी सुल्तान कहते हैं, विद्वान मूर्ख कहते हैं, और पागल बादशाह कहते हैं, स्वप्नशील बादशाह कहते हैं। तो इतने सारे नाम से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। तो बाबर का अगर बचपन का नाम पूछे, बाबर का बचपन का नाम बता दो, तो इसका बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम पूछे क्या था? तो अली या
अली या गुरसाप कहेगा किसका नाम था, तो आपको क्या बताना है, अलाउद्दीन खिलजी, और इसका उपाधि है युगों का विजेता, दूसरा सिकंदर सानी, हाँ, अकबर का पुरोगामी इत्यादि नाम से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। तो हम लोग बढ़े फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ चुका है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समास हो जाएगा। तो भरपेट में देखिए कौन सा समास है, तो जब भी भर पेट में भर उपसर्ग है, कौन सा है, पेट एक शब्द है और इसमें भर क्या है, उपसर्ग है। तो भरपेट में भर क्या है, उपसर्ग है। जब भी आपको उपसर्ग दिख जाए, किसी भी शब्द में उपसर्ग दिख जाए, तो अब आंख मूंद करके वहाँ पर क्या लगा देना है कि अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व हो जाता है जैसे भात दाल, हाँ, भात दाल हो जाएगा और माता पिता हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों पद समान है। तो चलिए बढ़ते हैं। तत्पुरुष में आपको कारक चिन्ह दिखता है, क्या दिखता है, कारक का चिन्ह दिखता है। जैसे कहेगा घुड़सवार, तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि घोड़े पर सवार, तो पर क्या है, कारक का चिन्ह है, तो घुड़सवार हो जाएगा। जेब कतरा, तो आपका दिमाग में आएगा जेब को काटने वाला, कर्ता ने कर्म को क्या है, इसमें कारक का चिन्ह है, तो कारक चिन्ह दिखेगा तो तत्पुरुष समास होता है। चलिए मैं कभी आपको बताऊंगा समास के बारे में। तो चलिए हम लोग फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर लग चुका है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। तो मांसपेशी को, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, क्या होता है, हड्डी। तो मांस से हड्डी को जोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। इसी टेंडन को हिंदी में हम लोग कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। अच्छा, हड्डी से हड्डी का जोड़ पूछेगा क्या कहलाता है, या हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा कि हड्डी से हड्डी का जोड़, हड्डी से हड्डी का जोड़ आपको कहलाता है लिंगामेंट। क्या कहलाता है, लिंगामेंट कहलाता है। और लिंगामेंट को ही हम लोग स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। अच्छा, हड्डी में कहेगा कि कौन सा प्रोटीन होता है। तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हड्डी में मायोसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो मायोसिन प्रोटीन होता है। हड्डी मजबूत किसके कारण होता है, तो अस्थि जो मजबूत होता है, अस्थि मजबूत किसके कारण होता है, तो अस्थि मजबूत जो होता है किसके कारण हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। तो हड्डी मजबूत जो होता है, कैल्शियम, हड्डी जो है यह मजबूत आपको किसके कारण दिखेगा, तो कैल्शियम के कारण दिखता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दस्तलिख संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। तो दस्तलिख संयुक्त सैन्य अभ्यास यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ भारत और रूस के बीच में कहेगा कि कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो मित्र नामक युद्ध अभ्यास किसके बीच शुरू हुआ है, तो इंडिया और रूस के बीच में, इंडिया प्लस रूस के बीच में शुरू हुआ है। ये हो गया। और अगर कहे कि रूस का हो गया, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कहेगा कौन है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका प्लस भारत, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास चल रहा है, मित्र शक्ति नामक। अच्छा, और रूस का तो बता ही दिए। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो सूर्य किरण, क्या हो जाएगा, नेपाल प्लस इंडिया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो सूर्य किरण चल रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़े यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने में लग चुका है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
तो सिरका में पूछ रहा है, तो सिरका में हम सब जानते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? सिरका में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग H2SO4 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4, इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, प्रयोग बैटरी के पानी में कहाँ होता है? प्रयोग इसका बैटरी के पानी में होता है। कहाँ होता है? बैटरी का जो पानी आप देख रहे हैं ना, उसमें H2SO4 होता है। और H2SO4 को हम लोग अम्लों का राजा भी कहते हैं। और इसको हम अगला नाम क्या देते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल किसको कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका कार्य किसमें होता है? तो इसका कार्य जो होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ में किनका यूज होता है? नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाएगा पेट में। तो याद रखना कि पेट में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिलहाल तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर था। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यही एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो पौधे के पेरिडर्म छाल में। किसमें पाया जाता है? तो पौधे के पेरिडर्म छाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इधर 4 क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए इस प्रश्न को आज हम यहीं तक रखते हैं। 55-56 से स्टार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अपना ही समझिए, क्योंकि हर एक छोटा चैनल आप लोगों का सहयोग से ही बड़ा बनता है। तो रोज क्लास का PDF आपका ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99, आप यहाँ से क्लास का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद। चलिए, हेलो, वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको विज्ञान और जीके के लिए शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं, ताकि आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 मिनटों में क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न का गहराई से सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, कब हुआ था? बंगाल का विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। किसके समय में हुआ था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। अगर पूछ लेता कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, लागू का डेट बता दो, तो लागू का डेट क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905। ये बंगाल विभाजन इस दिन क्या हुआ था? लागू हुआ था। और हो कब गया था? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। अच्छा, और लॉर्ड डलहौजी, इससे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। यह जो था हड़प्पा नीति, कहेगा कि हड़प्पा नीति को कौन लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। और गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा को भी कौन लाया था? तो कौन लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। और हड़प्पा की नीति के तहत अंग्रेजों ने पहला राज पूछेगा कौन हड़प्पा था? तो सतारा आपको याद रख लेना है। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब कहाँ हो जाएगा? नागपुर, ये सब महाराष्ट्र में है, जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो इसी सतारा को अंग्रेजों द्वारा पहले हड़पा गया था हड़प्पा की नीति के तहत। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट। हाँ, यहाँ थोड़ा सा लॉर्ड क्लाइव के बारे में लेकिन जान लेते हैं आगे क्वेश्चन जानने से पहले। इसके समय में 23
23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ था और पलासी का युद्ध में दोस्तों आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का आंसर लिख दो कि बिहार का नवाब उस समय कौन था पलासी का युद्ध में। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीता था। कौन जीता था इस युद्ध में? पलासी के युद्ध में कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव जीता और बिहार का नवाब हारा। उसका नाम आप लोग फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, झाड़ी में। हाँ, पलामू टाइगर रिजर्व और हजारीबाग ये दोनों कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। सिमलीपाल सिमलीपाल कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। नंदनकानन उड़ीसा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? ये बिहार में है, पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? पूर्वी या पश्चिमी चंपारण में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये कहाँ पर है? बिहार में है। आपको ये बात याद रख लेना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कान्हा कहाँ है? कान्हा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है NaCl। यह है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड का यह सूत्र है। हाँ, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। अच्छा, फिर हो जाएगा KNO3। ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। NaNO3 ये हो जाएगा Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NaNO3 हो जाएगा। हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है? चलिए हम थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो नेपाल का सीमा का साझा नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर में किसी भी नक्शा के ऊपर में उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। इधर दक्षिणी होता है। तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? उत्तर में नेपाल न है। तो नेपाल से देखते हैं कौन कौन हो जाएगा। तो नेपाल से सटल कौन कौन न है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी देख रहे हो, ये सब नेपाल से हटा हुआ है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। 3 हुआ। शिवहर नहीं, 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। तो यही 7 जिला ऐसा है जो नेपाल से सटा हुआ नहीं है। आपने इस मैप में बढ़िया तरीका से देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो यहाँ पर अब मिलाइए कि इनमें से आपका कौन नहीं था। तो यहाँ से आप देख लीजिए, सीतामढ़ी था, मधुबनी था, सुपौल था, गोपालगंज नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है छक्का पंजा मारना व्याकरण का प्रश्न आ गया। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो छक्का पंजा मारना का अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्यों को सिद्ध करना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद होता है, अच्छा लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99 पर उपलब्ध हो जाता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। तो हम लोग बढ़े फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण, तो अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ये बता दो आप कि अन्वेषण में कौन सा संधि है। तो अन्वेषण में जो संधि है आपका गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि है। तो गुण संधि का मैं आपको पहचान बताता हूँ। आज के बाद आपका गुण संधि से प्रश्न गलती हो गया तो
वीडियो को जितना बार होगा डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से सुनिए। चलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गुण संधि। तो जब भी आपको आधा य आधा आधा य दिखे, क्या दिखे, आधा आधा य दिखे, आधा य दिखे, तो यह जो है यह बदल जाता है, यह बदल जाता है हर्षिकार में। किसमें बदल जाता है, तो यह बदल जाता है हर्षिकार में। अगर आधा वह दिखे, आधा आपको क्या दिखे, वह देखे, तो आधा वह बदल जाता है हर्षुकार में। किसमें बदल जाता है, हर्षुकार में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधा वह दिख रहा है ना, नव, तो आधा नव किसमें बदल जाएगा, तो आधा वह यहाँ देख लीजिए, जब भी वह दिख गया तो यह हर्षुकार में बदलेगा। तो यानी कि अन्वेषण से क्या हो जाएगा, अनु हर्षुकार में हो जाएगा। तो अनु वाला खोजिए, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो अनु जोड़ वेसन, नहीं अनु जोड़ एसन। तो यहाँ देखिए कहाँ दिख रहा है, तो हाँ अनु जोड़ एसन, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसी प्रकार रहेगा अत्याचार, अत्याचार। तो अत्या में देखिए आधा क्या है, आधा य है, तो य बदलता है गुण संधि में हर्षिकार में। य किसमें बदल जाता है, य बदल जाता है हर्षिकार में, और याद रखना वह बदल जाता है हर्षुकार में। तो आधा किसमें, गुण संधि में। तो अत्याचार में य किसमें बदलेगा, हर्षिकार में। तो अति क्या हो जाएगा, अति जोड़ आचार हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक। अगर उसी प्रकार आपसे मैं पूछूं कि व्याकरण का बता दो, व्याकरण का, तो व्याकरण का क्या हो जाएगा, व्याकरण का तो व्याकरण का संधि विच्छेद अगर आप कीजिएगा तो वह बदल जाता है किसमें, वह बदल जाता है हर्षुकार में। किसमें बदल जाता है, तो हर्षुकार में। वी जोड़ आकरण हो जाएगा, वी जोड़ आकरण हो जाएगा, व्याकरण। फिर स्वागत का बता दो, स्वागत का यहाँ देखिए वह बदल जाता है किसमें, हर्षुकार में। तो सु हो जाता है, सु जोड़ आगत हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप गुण संधि से क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना है। तो हम लोग फिलहाल क्या करें, बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए भैया अगला प्रश्न, फहियान किसके समय भारत आया था, तो चीनी यात्री था। फहियान कहाँ का यात्री था, यह चीनी यात्री था, ये बात याद रख लेना है। और फहियान का बुक का नाम याद रख लेना है, इसका किताब का नाम कई बार पूछा जाता है। इसका किताब का नाम है फोक्योकी, क्या नाम है, फोक्योकी नामक किताब का नाम किसका है, फहियान का है। तो फहियान किसके दरबार में, चीनी यात्री फहियान यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो कौन आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो यूनानी राजदूत कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम पूछेगा क्या है, तो इनके पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका इनके पुस्तक का नाम है। और हाँ, आगे हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में भी जान लेते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी पूछेगा कहाँ बनाया था, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। कहाँ बनाया था, कन्नौज बनाया था, कन्नौज अपनी राजधानी बनाया था। इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में कहेगा कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन हुएनसांग कौन आया था, हुएनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। आपको ये बात याद रख लेना है। और हुएनसांग का किताब का नाम है सीयूकी नामक बुक कहेगा किसका है, तो ये बुक किसका है, हुएनसांग का है। और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर कहेगा कौन हराया था, ये बता दो कि इसको नर्मदा नदी के तट पर कौन हराया था, तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराने वाला व्यक्ति था पुलकेशिन सेकेंड। कौन था, पुलकेशिन सेकेंड। आप लोग बताओ कि पुलकेशिन सेकेंड का कौन सा अभिलेख है, पुलकेशिन सेकेंड का कौन सा अभिलेख है, फटाफट आप इस बात का आंसर कमेंट में लिख डालो। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
कि जी का मान कितना होता है। तो जी का मान कितना होता है, तो जी का जो मान आपका होता है 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था। तो चलिए अब मैं जी के मान के बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ, आपको मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ इस जगह पे, और जगह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसलिए छोड़ा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि जी का मान के बारे में। जी का मान अगर दोस्तों अगर सर्वाधिक पूछे कि जी का मान, तो जी का मान अगर सबसे अधिक पूछे, सर्वाधिक पूछे कहाँ होता है, तो जी का मान जो सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक जी का मान होता है। फिर पूछेगा कि जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, जी का मान न्यूनतम, कम मतलब क्या, न्यूनतम कहाँ होता है, तो जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है, विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा को ही हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो न्यूनतम मान यहीं पर होता है। और जी का मान अगर कहेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, जी का मान पृथ्वी का केंद्र पर बता दो कि पृथ्वी का केंद्र पर, इस क्वेश्चन को बता दो तो मैं समझूँ आपका क्या नॉलेज है। पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान पृथ्वी का केंद्र पर बच्चों शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता को दिल्ली का जो काजी नियुक्त किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता इसी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, इसके दरबार में आया था। यह इब्न बतूता जो है अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। और इसका किताब का नाम, इब्न बतूता का पुस्तक का नाम आपको याद रख लेना है। इसका पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला, जिससे हमको मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी प्राप्त होती है। ये बात आपको याद रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या कहते हैं, सनकी सुल्तान कहते हैं, विद्वान मूर्ख कहते हैं, और पागल बादशाह कहते हैं, स्वप्नशील बादशाह कहते हैं। तो इतने सारे नाम से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। तो बाबर का अगर बचपन का नाम पूछे, बाबर का बचपन का नाम बता दो, तो इसका बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम पूछे क्या था, तो अली या गुरसाप कहेगा किसका नाम था, तो आपको क्या बताना है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका उपाधि है युगों का विजेता, दूसरा सिकंदर ए सानी, हाँ, अकबर का पुरोगामी, इत्यादि नाम से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। तो हम लोग बढ़े फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ चुका है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समास हो जाएगा। तो भरपेट में देखिए कौन सा समास है, तो जब भी भर पेट में भर उपसर्ग है, कौन सा है, पेट एक शब्द है और इसमें भर क्या है, उपसर्ग है। तो भर पेट में भर क्या है, उपसर्ग है। जब भी आपको उपसर्ग दिख जाए, किसी भी शब्द में उपसर्ग दिख जाए, तो आप आंख मूंद करके के वहाँ पर क्या लगा देना है कि अब यही भाव समास होगा। क्या होगा, अब यही भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व हो जाता है। जैसे भात दाल, हाँ, भात दाल हो जाएगा और माता पिता हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों पद समान है। तो चलिए बढ़ते हैं। तत्पुरुष में आपको कारक चिन्ह दिखता है। क्या दिखता है, कारक का चिन्ह दिखता है। जैसे कहेगा घुड़सवार, तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि घोड़े पर सवार, तो पर क्या है, कारक का चिन्ह है, तो घुड़सवार हो जाएगा। जेब कतरा, तो आपका दिमाग में आएगा जेब को काटने वाला, कर्ता ने कर्म को क्या है, इसमें कारक का चिन्ह है, तो कारक चिन्ह दिखेगा तो तत्पुरुष समास होता है। चलिए मैं कभी आपको बताऊंगा समास के बारे में। तो चलिए हम लोग फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर लग चुका है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है।
तो मांसपेशी को, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, क्या होता है, हड्डी। तो मांस से हड्डी को जोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। इसी टेंडन को हिंदी में हम लोग कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। अच्छा, हड्डी से हड्डी का जोड़ पूछेगा क्या कहलाता है, या हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा कि हड्डी से हड्डी का जोड़, हड्डी से हड्डी का जोड़ आपको कहलाता है लिंगामेंट। क्या कहलाता है, लिंगामेंट कहलाता है। और लिंगामेंट को ही हम लोग स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। अच्छा, हड्डी में कहेगा कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हड्डी में मायोसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो मायोसिन प्रोटीन होता है। हड्डी मजबूत किसके कारण होता है, तो अस्थि जो मजबूत होता है, अस्थि मजबूत किसके कारण होता है, तो अस्थि मजबूत जो होता है किसके कारण हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। तो हड्डी मजबूत जो होता है, कैल्शियम, हड्डी जो है यह मजबूत आपको किसके कारण दिखेगा, तो कैल्शियम के कारण दिखता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दस्तलिख संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। तो दस्तलिख संयुक्त सैन्य अभ्यास यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ भारत और रूस के बीच में कहेगा कि कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, तो मित्र नामक युद्ध अभ्यास किसके बीच शुरू हुआ है, तो इंडिया और रूस के बीच में, इंडिया प्लस रूस के बीच में शुरू हुआ है। ये हो गया। और अगर कहे कि रूस का हो गया, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कहेगा कौन है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका प्लस भारत, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास चल रहा है, मित्र शक्ति नामक। अच्छा, और रूस का तो बता ही दिए। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो सूर्य किरण, क्या हो जाएगा, नेपाल प्लस इंडिया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो सूर्य किरण चल रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़े यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने में लग चुका है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पूछ रहा है। तो सिरका में हम सब जानते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, सिरका में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग H2SO4 कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4, इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, बैटरी के पानी में, कहाँ होता है, प्रयोग इसका बैटरी के पानी में होता है। कहाँ होता है, बैटरी का जो पानी आप देख रहे हैं ना, उसमें H2SO4 होता है। और H2SO4 को हम लोग अम्लों का राजा भी कहते हैं। और इसको हम अगला नाम क्या देते हैं, अम्लों का राजा पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल किसको कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका कार्य किसमें होता है, तो इसका कार्य जो होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ में किनका यूज होता है, नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाएगा पेट में। तो याद रखना कि पेट में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिलहाल तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर था। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़िए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो पौधे के पेरिडर्म छाल में। किसमें पाया जाता है, तो पौधे के पेरिडर्म छाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
चलिए इस प्रश्न को आज हम यहीं तक रखते हैं। 55 56 से स्टार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अपना ही समझिए, क्योंकि हर एक छोटा चैनल आप लोगों का सहयोग से ही बड़ा बनता है। तो रोज क्लास का PDF आपका ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99 आप यहाँ से क्लास का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद। चलिए।